जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त अभय और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार अभय एक्सेल कंप्यूटर में। दोस्तों, ओ लेवल M1 R5 की इस सीरीज में आज आप पढ़ेंगे कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। कंप्यूटर मेमोरी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में इनसे संबंधित काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। रैम क्या है, रोम क्या है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, सीडी रोम, ब्लू रे डिस्क, इनसे काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज की इस क्लास को ध्यान से आप देखिएगा। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, क्योंकि सीधी बात, नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। दोस्तों, कंप्यूटर मेमोरी है क्या? जिस प्रकार आप किसी को कभी देख लेते हैं और भविष्य में जब आप उसे दोबारा देखते हैं तो आपके माइंड में ये बात आती है कि यार मैंने इसको कहीं देखा था। तो एक्चुअली होता क्या है कि उसका चेहरा आपके माइंड में कैप्चर हो जाता है। ठीक उसी प्रकार कंप्यूटर मेमोरी में भी डाटा और सूचना स्टोर होती है। कुछ डाटा या सूचना स्थायी तौर पर स्टोर होती है और कुछ अस्थायी तौर पर स्टोर होती है, जो मेमोरी के अलग अलग प्रकार के कारण होती है। तो आइए जानते हैं मेमोरी कितने प्रकार की होती है। तो मेमोरी को दो भागों में बांटा गया है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। अब यहां पर एक डायग्राम के द्वारा आपको मैं पूरी कंप्यूटर मेमोरी समझाता हूं। दोस्तों, यहां आप देख सकते हैं कंप्यूटर मेमोरी के दो पार्ट हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, मीन्स प्राथमिक मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी के दो भाग हैं, कौन कौन से? रैम और रोम। रैम का फुल फॉर्म ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऐसे ही रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। अब यहां पर रैम के कितने पार्ट हैं? तो एस रैम और डी रैम। ठीक है, एस रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टैटिक रैम। और डी रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? डायनेमिक रैम। याद कर लीजिएगा, इन सभी पॉइंट्स को आप नोट करते रहिए। अब यहां पर एस रैम के 4 पार्ट होते हैं और डी रैम के 3 पार्ट होते हैं, जिसके बारे में अभी मैं आपको काफी एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। ऐसे ही रोम को देखें तो रोम के भी 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से? पी रोम, ईपी रोम और डबल ईपी रोम। पी रोम का फुल फॉर्म प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपी रोम का फुल फॉर्म इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ऐसे ही डबल ईपी रोम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये हो गई आपकी प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, अब यहां पर सेकेंडरी मेमोरी को आप समझिए। सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आप देखें तो एचडीडी। एचडीडी का मतलब होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। ऐसे ही एसएसडी, कॉम्पैक्ट डिस्क, फ्लॉपी डिस्क एंड मैग्नेट टेप, ये सभी सेकेंडरी मेमोरी अर्थात द्वितीयक मेमोरी के अंतर्गत आती है। अब यहां से प्राइमरी मेमोरी के बारे में आपको समझाएंगे, उसके पहले यहां पर एक फिगर आप और देखिए। एग्जाम में एक क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा आता है कि सबसे तेज मेमोरी कौन सी है। तो यहां पर स्ट्रक्चर एक बना है, आपके सामने डायग्राम है जिसके द्वारा आपको मैं समझाता हूं। यहां पर आप देखें तो स्पीड लिखा हुआ है और एरो का सिंबल ऊपर बना हुआ है। वहीं पर दूसरी तरफ क्या है? साइज लिखा है और एरो का सिंबल नीचे है। मीन्स जैसे जैसे नीचे आ रहा है वैसे वैसे क्या है? साइज बड़ी हो रही है और जैसे जैसे ऊपर आप देखें तो स्पीड तेज हो रही है। मीन्स इस बात से यहां पर आप देखें तो सबसे तेज स्पीड किसकी है? रजिस्टर की। और आकार में सबसे बड़ी कौन सी है? सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, तो कंफ्यूजन होती है कैश मेमोरी और रजिस्टर के बीच में। तो एक चीज यहां से आप क्लियर कर लीजिए, इसीलिए मैंने ये फिगर बनाया आपके सामने कि रजिस्टर सबसे तेज मेमोरी होती है, उसके बाद होती है कैश मेमोरी, फिर मेन मेमोरी और फिर सेकेंडरी मेमोरी। अगर साइज की बात करें तो जो मेमोरी जितनी छोटी है उसकी स्पीड उतनी तेज है। जैसे यहाँ पर रजिस्टर का आकार सबसे छोटा है तो रजिस्टर आपकी सबसे तेज है, और सेकेंडरी मेमोरी क्या है? सबसे बड़ी है, तो इसकी स्पीड भी काफी धीमी है। ठीक है, समझ में आया? अब यहां पर देखते हैं हम प्राइमरी मेमोरी के बारे में। दोस्तों, प्राइमरी मेमोरी को हम मुख्य, अस्थायी या आंतरिक मेमोरी भी कहते हैं। बहुत बार एग्जाम में इसका अदर नेम भी पूछा जाता है, या कभी कभी अस्थायी मेमोरी कह के पूछ लेता है, कभी आंतरिक मेमोरी, कभी मेन मेमोरी। तो ये सारे प्राइमरी मेमोरी के ही नाम है।
इसमें क्या है कि एक इलेक्ट्रॉनिक या सेमी कंडक्टर मेमोरी होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक या सेमी कंडक्टर मेमोरी प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत होती है, जिसमें आईसी चिप का उपयोग किया जाता है। आईसी चिप किसकी बनी होती है? तो सिलिकॉन की बनी होती है। और आईसी चिप का निर्माण किसने किया था? तो जेएस किल्वी और रॉबर्ट नोइक, इन दोनों लोगों ने मिलकर आईसी चिप का निर्माण किया था। प्राइमरी मेमोरी की स्पीड काफी तेज होती है, लेकिन इसकी स्टोरेज क्षमता सीमित होती है। ठीक है, मीन्स इसमें बहुत ज्यादा डाटा आप स्टोर नहीं कर सकते हैं और इसके लिए आपको पैसे भी ज्यादा देने पड़ते हैं। लेकिन ये क्या है कि सीधे आपके सीपीयू से जुड़ी होती है। इसके उदाहरण में देखें तो रजिस्टर, कैश मेमोरी, रोम और रैम। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफी पूछा जाता है कि रजिस्टर कहां पाई जाती है? तो कहां होती है? सीपीयू के अंदर होती है। प्राइमरी मेमोरी के पार्ट की बात करें तो रोम। ठीक है, रोम काफी इंपॉर्टेंट है, जिसका फुल फॉर्म मैंने आपको बताया था, रीड ओनली मेमोरी। नाम से ही पता चल रहा है कि एक ऐसी मेमोरी जिसमें हम केवल डाटा और सूचना को पढ़ सकते हैं, उसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यह एक स्थायी इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है जिसमें संगठित डाटा और सूचनाएं स्वयं नष्ट नहीं होती हैं तथा उन्हें बदला भी नहीं जा सकता है। ठीक है, जैसे आप देखते हैं कंप्यूटर में बायोस होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो यह सभी सॉफ्टवेयर्स क्या हैं? आपके रोम में ही स्टोर किए जाते हैं, जो कंप्यूटर को प्रारंभ करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। अब यहां पर इसके प्रकार देखें तो पी रोम, ईपी रोम और डबल ईपी रोम। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था, फिर से यहां पर मैं आपको एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। पी रोम का फुल फॉर्म प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, मीन्स एक ऐसी मेमोरी जिसमें हम पूरी लाइफ टाइम में एक बार चेंजिंग कर सकते हैं, जिसे आप अपडेटिंग भी कह सकते हैं। मीन्स एक बार आपने अपडेट कर दिया तो दोबारा इसे आप अपडेट भी नहीं कर सकते हैं। दूसरी कौन सी है? इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, मीन्स एक ऐसी मेमोरी जिसे हम इरेज भी कर सकते हैं और प्रोग्राम भी कर सकते हैं। लेकिन इस मेमोरी को इरेज करने का और प्रोग्राम करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। इसको इरेज करने के लिए क्या करते हैं हम? सूर्य की अल्ट्रावायलेट लाइट से इसको पास कराया जाता है। जब ये अल्ट्रावायलेट रेज उस पर पड़ती हैं तो मेमोरी थोड़ी सी खाली हो जाती है। अब इसके बाद बात आती है ईपी रोम की, सॉरी डबल ईपी रोम की। दोस्तों डबल ईपी रोम क्या है? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और इसकी खासियत यह है कि इसे हम 10,000 बार इरेज कर सकते हैं। ठीक है, काफी बड़ी संख्या है, 10,000 बार इरेज कर सकते हैं और फिर से प्रोग्राम भी कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इरेज करने और प्रोग्राम करने में जो समय है वो 4 से 10 मिलीसेकंड का ही लगता है। मीन्स बहुत ही कम समय में अधिक कार्य हो जाता है। अब दूसरी बात आती है यहां पर रैम की। रैम का फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम आपका माइक्रोचिप से बना एक तीव्र सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है, जिसे आप अस्थायी मेमोरी भी कह सकते हैं। यहां पर जो डाटा या सूचना हम स्टोर करते हैं वह अस्थायी तौर पर स्टोर होती है। ठीक है, मीन्स पावर सप्लाई बंद हो जाती है तो डाटा भी समाप्त हो जाता है। यह दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? डी रैम और एस रैम, डायनामिक रैम और स्टैटिक रैम। अब यहां से आपके लिए इंपॉर्टेंट है डायनामिक रैम के प्रकार। डायनामिक रैम कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के यहां पर आपके सामने दिए गए हैं, एसडी रैम, आरडी रैम और डीडी रैम, जिनकी फुल फॉर्म आपके सामने है। जैसे आरडी रैम का फुल फॉर्म होता है रैम्बस डायनामिक रैम, डीडी रैम का फुल फॉर्म होता है डबल डाटा डायनामिक रैम। ठीक है दोस्तों, जो भी यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं इनसे संबंधित जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके लिए मैंने एक कंप्लीट ट्रिपल सी की ई बुक बनाई है, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट 2000 क्वेश्चंस मैंने रखे हैं, जिसकी लिंक मैंने वीडियो के नीचे दे रखी है। वहां से आप सभी लोग उस पीडीएफ को जरूर डाउनलोड करिए, जो आपको ट्रिपल सी एग्जाम में काफी हेल्प करेगी। दूसरी पॉइंट है हमारी यहाँ पर स्टैटिक रैम। स्टैटिक रैम 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नॉन वोलाटाइल एस रैम, स्पेशल एस रैम, ऐसे ही आपके 2 और एस रैम दिए गए। ठीक है, कभी कभी एग्जाम में ये पूछ लेता है कि निम्न में से कौन एस रैम का प्रकार नहीं है या डी रैम का प्रकार नहीं है, तो इनके नाम को आप जरूर नोट करिएगा, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है।
अब यहां पर हम देखते हैं सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। दोस्तों सेकेंडरी मेमोरी को हम ऑक्सिलियरी मेमोरी या नॉन वोलाटाइल मेमोरी भी कहते हैं। और इसका उपयोग क्यों करते हैं? तो अगर हमें काफी अधिक मात्रा में डाटा या सूचना स्टोर करना है तो उसके लिए सेकेंडरी मेमोरी का उपयोग किया जाता है। हिंदी में तो इसे हम स्थायी, सहायक या बाह्य मेमोरी भी कहते हैं। इनके जो अन्य नाम हैं उसे आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि बहुत बार इन नामों से क्वेश्चन पूछ लेता है और वहां पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्राइमरी मेमोरी की बात कर रहा है या फिर सेकेंडरी मेमोरी की। इसकी जो क्षमता है वो लगभग असीमित होती है। मीन्स आप अलग से बहुत सारा या जितना चाहें उतने एमबी, उतने जीबी की सेकेंडरी मेमोरी का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन जो डाटा ट्रांसफर की गति है वो प्राइमरी मेमोरी की अपेक्षा काफी कम होती है। एग्जाम्पल देखें तो मैग्नेटिक डिस्क, जिसके अंतर्गत आपका हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क आता है। ऐसे ही ऑप्टिकल डिस्क, जिसके अंतर्गत सीडी, डीवीडी, ब्लू-रे डिस्क। आपके एग्जाम में बीडी का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो ब्लू-रे डिस्क होता है इसका फुल फॉर्म। ऐसे ही एसएसडी का उपयोग तो बहुत ही ज्यादा होता है। एसएसडी के अंतर्गत क्या आता है आपका? पेन ड्राइव और फ्लैश ड्राइव। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं हम हार्ड डिस्क के बारे में। दोस्तों हार्ड डिस्क आपका एक स्थायी, डायरेक्ट एक्सेस तथा सहायक मेमोरी है। इसकी भंडारण क्षमता अधिक होती है तथा डाटा स्टोर करने और पढ़ने की गति भी काफी तेज होती है। इसमें डाटा को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के द्वारा लिख व पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन यहां पर यह आ सकता है कि हार्ड डिस्क में हम लिखने और पढ़ने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो हार्ड डिस्क में जो भी डाटा है उसे लिखने या पढ़ने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का उपयोग किया जाता है। नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं फ्लॉपी डिस्क के बारे में। फ्लॉपी डिस्क से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि इतने इंच की फ्लॉपी डिस्क की क्षमता कितनी होगी। ठीक है, तो फ्लॉपी डिस्क क्या है पहले आप ये जान लीजिए। तो फ्लॉपी डिस्क प्लास्टिक का एक वृत्ताकार डिस्क होता है जिस पर चुंबकीय पदार्थ की लेप चढ़ी रहती है। एक क्वेश्चन यहां से बनता है कि फ्लॉपी डिस्क पर किसकी परत चढ़ी होती है? तो चुंबकीय पदार्थ की लेप चढ़ी रहती है। वर्तमान में प्रयुक्त फ्लॉपी की लंबाई 3.5 इंच होती है। मीन्स प्रेजेंट टाइम पर जो हम फ्लॉपी यूज कर रहे हैं उसकी जो लंबाई है वो 3.5 इंच होती है। उच्च क्षमता वाले फ्लॉपी की भंडारण क्षमता 1.44 MB होती है, जबकि अगर इसी को हम अति उच्च क्षमता में यूज करें, मीन्स इसको डबल कर दें, तो इसकी जो क्षमता है वो भी दुगनी हो जाती है। अब यहां पर जैसे 8 इंच की फ्लॉपी है तो उसकी क्षमता होती है 80 KB। 5/4 इंच है तो 1.2 MB और 3/4 इंच की 1.44 MB होती है। 3/4 का मतलब हो गया हाफ। ठीक है, 3.5 इंच ही उसे बोलेंगे। फिर यहां पर बात आती है कैश मेमोरी की। कैश मेमोरी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इससे भी काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मेमोरी से डाटा प्राप्त करने की गति सीपीयू के डाटा प्रोसेस करने की गति से धीमी होती है। मीन्स सीपीयू जो डाटा की प्रोसेसिंग करता है उसकी स्पीड से भी काफी स्लो होती है क्या? मेमोरी से डाटा प्राप्त करने की गति। तो मेमोरी और प्रोसेसर के बीच में जो यह गति अवरोध होता है, मीन्स जो धीमी गति से हमें डाटा प्राप्त होता है, इसको दूर करने के लिए ही कैश मेमोरी का उपयोग करते हैं। ठीक है, जैसे क्या है कि आप देखते हैं बहुत सारे हाईवेज हैं, वो क्या करते हैं? दो रास्तों को जोड़ते हैं और ट्रैफिक को कम करने का काम करते हैं। वैसे ही कैश मेमोरी भी क्या करती है? सीपीयू और प्रोसेसर के बीच में, मेमोरी और प्रोसेसर के बीच में जो स्पीड स्लो करने वाले कारक हैं उनको दूर करती है और स्पीड को बढ़ाने का काम करती है। कंप्यूटर में जो कैश मेमोरी का उपयोग हम करते हैं उसका जो आकार है, उसका जो साइज है वो है 256 KB से 4 MB तक। ठीक है, अब बात करते हैं चुंबकीय डिस्क, जिसे हम मैग्नेटिक डिस्क भी कहते हैं। यह एक स्थायी डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी है। इसमें धातु या प्लास्टिक से बने पतले डिस्क पर चुंबकीय पदार्थ जैसे आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ा दी जाती है। ठीक है, तो किसकी परत चढ़ी होती है चुंबकीय डिस्क में? आयरन ऑक्साइड की। इसमें क्या है कि डाटा को पढ़ने और रिकॉर्ड करने के लिए रीड राइट हेड होता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि चुंबकीय डिस्क में डाटा रिकॉर्ड करने या पढ़ने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो रीड राइट हेड का उपयोग किया जाता है। इसके एग्जांपल में देखें तो फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क इसके उदाहरण हैं।
अब बात करते हैं सीडी रोम की। सीडी रोम का फुल फॉर्म बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो सीडी रैम का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो यह भी एक प्रकार की ऑप्टिकल डिस्क ही होती है। सीडी रोम में जब डाटा हम निर्माण कर रहे होते हैं तभी स्टोर करते हैं, मीन्स डाटा को बनाते समय ही इसको सीडी रोम में स्टोर कर दिया जाता है। इसमें बाद में हम कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। सीडी रोम में जो भी डाटा स्टोर है, अगर उस डाटा को आप पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए इंफ्रारेड लेजर बीम का उपयोग किया जाता है। तो एक क्वेश्चन यहां से बन जाता है कि सीडी रोम में डाटा को पढ़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग करते हैं? इंफ्रारेड लेजर बीम का। प्रेजेंट टाइम पे जो सीडी रोम का उपयोग किया जाता है उसका जो व्यास है वो 120 mm है और मोटाई कितनी होती है? 1.2 mm। इसकी स्टोरेज क्षमता लगभग 700 MB होती है, जिसमें लगभग 80 मिनट का वीडियो डाटा स्टोर किया जा सकता है। मीन्स एक क्वेश्चन आता है कि सीडी रोम में कितने मिनट का वीडियो डाटा स्टोर कर सकते हैं? तो लगभग 80 मिनट का वीडियो डाटा हम आसानी से स्टोर कर सकते हैं। अब यहां पर बात आती है CDR की। CDR का फुल फॉर्म क्या होगा? कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। तो यह भी ऑप्टिकल डिस्क का ही एक प्रकार है जिसमें CDR ड्राइव की सहायता से कंप्यूटर द्वारा डाटा स्टोर किया जाता है। मीन्स इसे हम क्या कहते हैं? WORM डिस्क भी कहते हैं। तो एक क्वेश्चन यहां से बन जाता है कि CDR को हम और क्या कहते हैं? तो WORM भी कहते हैं, जिसमें हम केवल एक बार लिख सकते हैं और पढ़ तो हम कभी भी सकते हैं, जितनी बार चाहें उतनी बार इसे हम पढ़ सकते हैं। एक बार जो डाटा हमने इस पर स्टोर कर दिया, जो डाटा हमने लिख दिया, उसमें हम कोई भी चेंजिंग कभी नहीं कर सकते हैं। अब इसके बाद बात आती है CDRW, कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। यह भी सामान्य सीडी की तरह दिखती है और ऑप्टिकल डिस्क का ही एक प्रकार है, लेकिन रासायनिक गुणों में परिवर्तन के कारण इस पे हम बार बार लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं, जैसा कि नाम से ही पता है, रीराइटेबल। ठीक है, जिसमें हम बार बार लिख और पढ़ दोनों काम करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं डीवीडी के बारे में। डीवीडी का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, जिसे हम डिजिटल वीडियो डिस्क भी कहते हैं, लेकिन इसका जो सही फुल फॉर्म है वही है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। डीवीडी का आविष्कार कब हुआ? तो 1995 में हुआ था। और किसने किया था? तो फिलिप्स एंड सोनी ने मिलकर डीवीडी का आविष्कार किया था। डीवीडी भी ऑप्टिकल डिस्क का ही एक उदाहरण है और सीडी रोम की तरह ही दिखाई देती है, लेकिन डीवीडी की जो स्टोरेज क्षमता है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। इसमें डाटा के 2 लेयर संग्रहित किए जा सकते हैं। एकल लेयर की क्षमता 4.7 GB तथा 2.5 GB होती है। डीवीडी ड्राइव डाटा पढ़ने के लिए लाल रंग के लेजर बीम का प्रयोग करता है। ठीक है, तो यहां से ये पॉइंट्स भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप जरूर नोट करिएगा। इसके बाद बात आती है ब्लू-रे डिस्क की। ब्लू-रे डिस्क काफी इंपॉर्टेंट है और इसमें काफी ज्यादा हम स्टोर कर सकते हैं अपना डाटा या सूचना। तो यह ऑप्टिकल डिस्क का ही एक प्रकार है जो कुछ स्टोरेज क्षमता के कारण मल्टीमीडिया भंडारण में लोकप्रिय है। ठीक है, यहां पर कुछ लिखा है, कुछ नहीं होगा, यहां पर उच्च होगा, मीन्स हाई स्टोरेज क्षमता के कारण। इसका आकार सीडी और डीवीडी की तरह होता है और इसको पढ़ने के लिए ब्लू वॉयलेट लेजर किरणों का प्रयोग किया जाता है। चूंकि इसको पढ़ने के लिए हम ब्लू वॉयलेट लेजर किरणों का प्रयोग करते हैं, इसके लिए हम इसे अब दोस्तों यहां पर हम बात करते हैं ब्लू-रे डिस्क की। तो ब्लू-रे डिस्क एक उच्च स्टोरेज क्षमता वाला है और इसीलिए काफी लोकप्रिय ही है। यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है यह ऑप्टिकल डिस्क का एक प्रकार है जो हाई स्टोरेज क्षमता के कारण मल्टीमीडिया भंडारण में लोकप्रिय है। इसका आकार भी सीडी और डीवीडी की तरह ही होता है और इसको पढ़ने के लिए ब्लू वॉयलेट लेजर किरणों का प्रयोग किया जाता है। चूंकि दोस्तों पढ़ने और लिखने के लिए ब्लू वॉयलेट लेजर किरणों का प्रयोग करते हैं, इसीलिए इसको हम ब्लू-रे डिस्क भी कहते हैं। इसकी भंडारण क्षमता देखें तो 25 से 50 GB तक इसकी भंडारण क्षमता हो सकती है। अब बात आती है पेन ड्राइव की। पेन ड्राइव का उपयोग आप में से बहुत सारे लोग करते हैं। पेन ड्राइव काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसे हम फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं, नोट कर लीजिएगा।
पेन ड्राइव को फ्लैश ड्राइव भी कहा जाता है। यह पेन के आकार का एक इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है जिसे आप आसानी से अपने पॉकेट में रख सकते हैं और कहीं पर भी इसका आप उपयोग कर सकते हैं। यह डबल EEPROM का एक उदाहरण है या उसी का स्वरूप है, ये भी आप कह सकते हैं। डबल EEPROM का मतलब इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यह सेकेंडरी मेमोरी का एग्जाम्पल है। इसे कंप्यूटर से हटा लेने पर भी डाटा बना रहता है। मीन्स ऐसा नहीं है कि जब आप इसे कंप्यूटर में कनेक्ट करेंगे तभी डाटा रहेगा और हटा लेंगे तो डाटा हट जाएगा, ऐसा नहीं है। पेन ड्राइव में डाटा स्टोर रहता है। कब तक स्टोर रहता है? 10 वर्षों तक आसानी से सुरक्षित रहता है। इसकी डाटा ट्रांसफर की जो गति होती है वो अभी काफ़ी तेज होती है और बहुत सारी गीगाबाइट्स में आपकी पेन ड्राइव मिलती है, जैसे 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB, ऐसी बहुत सारी पेन ड्राइव्स आपको मार्केट में मिल जाएंगी। पेन ड्राइव को यूज़ करने के लिए हमें किसी विशेष ड्राइवर या सॉफ्टवेयर की आवश्यकता नहीं होती है। कुछ पेन ड्राइव में रीड राइट इंडिकेटर, LED तथा गलती से डाटा मिटने से बचाने के लिए राइट प्रोटेक्ट टैब भी लगा होता है। ठीक है, मीन्स अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए इनके जो रूल्स हैं उनको आपको फॉलो करना होगा। इसका भी उपयोग होता है और कोई भी डाटा गलती से ना डिलीट हो इसके लिए राइट प्रोटेक्ट टैब का उपयोग हम करते हैं। अब इसके बाद बात आती है फ्लैश मेमोरी की। तो फ्लैश मेमोरी एक स्थायी इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है जिसमें विद्युत द्वारा पुराने डाटा या प्रोग्राम को हटाकर नया डाटा या प्रोग्राम लिखा जा सकता है। ठीक है, यह डबल EEPROM का ही उदाहरण है। अब बात करते हैं वर्चुअल मेमोरी की। दोस्तों, वर्चुअल मेमोरी का मतलब क्या होता है? काल्पनिक मेमोरी। ठीक है, तो वर्चुअल मेमोरी प्रणाली किसी प्रोसेस को पूर्णतः मेन मेमोरी में डाले बिना उसका क्रियान्वयन सक्षम बनाती है। इसमें केवल उसी प्रोसेस को मेन मेमोरी में डाला जाता है जो प्रोग्राम के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक है। प्रोग्राम के उस भाग के निष्पादन के बाद मेन मेमोरी में उपलब्ध प्रोसेस को तेजी से दूसरे प्रोसेस द्वारा बदल दिया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी को इस प्रकार प्रतिबंधित करता है ताकि उपयोगकर्ता को बड़ी व तीव्र मेमोरी का आभास हो। मीन्स यह मेमोरी सिर्फ यह आभास कराती है कि हम जिस मेमोरी का उपयोग कर रहे हैं वो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी बड़ी है और काफ़ी तेज हो। ठीक है, जैसे ही आपको एक लुभावना दिया जाए या आप किसी चीज़ के बारे में सोचें कि ऐसा होता, अगर ऐसा होता तो मैं चांद पर होता, तो वैसी ही कल्पनाएं ये भी करता है और उस कल्पना के अंतर्गत काफ़ी अच्छे से ये वर्क कर लेता है। चूँकि कल्पना ही करना है तो वर्चुअल मेमोरी जो है उसका आकार जो है वो असीमित होता है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में अंतर। तो 4 प्रकार से मैंने यहाँ पर अंतर आपके सामने लिखा है, स्थान, प्रकार, क्षमता और गति के आधार पर। प्राइमरी मेमोरी का स्थान जो होता है वह कंप्यूटर के अंदर होता है, जबकि सहायक मेमोरी कंप्यूटर के बाहर से कनेक्ट की जाती है। प्राइमरी मेमोरी आपकी एक अस्थायी मेमोरी है, वहीं सेकेंडरी मेमोरी आपकी स्थायी मेमोरी है। क्षमता की बात करें तो प्राइमरी मेमोरी की क्षमता सीमित होती है और सेकेंडरी मेमोरी की क्षमता असीमित होती है। गति भी देखें तो गति इसकी तेज होती है और इसकी धीमी होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया कि आपका प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में अंतर। अब दोस्तों, यूनिट ऑफ मेमोरी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यूनिट ऑफ मेमोरी से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में। तो ये पार्ट आपका थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, इसीलिए जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा यूनिट ऑफ मेमोरी के बारे में और साथ ही साथ मेमोरी के कुछ और फैक्टर्स और जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस का कलेक्शन आपको नेक्स्ट पार्ट में मैं प्रोवाइड करूंगा। दोस्तों, अगर आप कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा दूसरा चैनल है प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल, जिसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। वहां से आप उसे जरूर सब्सक्राइब करिएगा और इस चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहें। तो आप अपना लाइक और कमेंट करके हमें जरूर तो आज की क्लास में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको यह क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको यह क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि टाइम टू टाइम आपको ये सब कुछ मिलता रहे जो भी चैनल पर अपडेट होता है। इसके साथ अगर आप M2 R5 की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हमारा दूसरा चैनल है प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल, जिसकी लिंक मैंने वीडियो के नीचे दे रखी है। वहां पर HTML, जावा इन सभी की क्लासेस आपके लिए अवेलेबल हैं, तो वहां से आप देखिए और M2 R5 की आसानी से तैयारी कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं
नेक्स्ट क्लास में कल शाम को 8 बजे। तब तक के लिए बाय।